हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का में लगने वाला चारकोल रॉट के बारे में। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें स्टॉक रॉट वाला पोर्शन चल रहा था। बेसिकली ये उसी का एक पार्ट है। और इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें हमने पीथियम के द्वारा जो मक्के में स्टॉक रॉट लगता है उसको कवर किया हूं, और एक वीडियो लेक्चर में हमने सिफेलोस्पोरियम के द्वारा जो स्टॉक रॉट डिजीज़ लगता है उसको कवर किया हूं। जो भी व्यूवर्स नहीं देखे हैं उसको भी देख सकते हैं। अब स्टॉक रॉट ये भी फंगस के द्वारा लगता है और इसमें भी इसका स्टेम प्रभावित होता है। इस रोग को सर्वप्रथम 1931 में कैलिफोर्निया में देखा गया था, और भारत की बात करें तो यहाँ पर ये रोग वर्ष 1960 में कश्मीर में देखा गया। ये रोग बेसिकली उन देशों में अधिक देखने को मिलता है जहाँ पर गर्म एवं शुष्क जलवायु होती है और वहाँ पर मक्के की खेती की जाती है, तो वहाँ पर ये रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम सिम्टम्स या लक्षण की बात करें कि आप रोग को कैसे पहचानेंगे, तो इसके जो स्पष्ट लक्षण या सिम्टम्स होते हैं वो पौधा जब परिपक्व हो जाता है उस समय दिखाई देते हैं। यानी शुरुआत में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब पौधा आपके मैच्योरिटी स्टेज में होता है तो उस समय इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन शुरुआती अवस्था में ही इसमें जो पैथोजन है वो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको संक्रमित कर देते हैं, अर्थात सीडलिंग स्टेज में ही ये जड़ों के माध्यम से एंट्री कर जाते हैं या जड़ों को इन्फेक्टेड करते हैं। तो जड़ों पर जलसिक्त यानी वाटर सोक्ड भूरे विछत दिखाई देते हैं। अगर आप जड़ निकाल कर वहाँ पर देखेंगे तो वो भूरे विछत और जल से भरे हुए धब्बे वहाँ पर दिखाई देंगे, और यही फिर बाद में काले हो जाते हैं। बाद में फिर जो ब्राउन कलर के थे वो फिर लास्ट में धीरे धीरे काले रंग के दिखाई देने लगते हैं जो इनकी जड़ें होती हैं। अब इसके बाद जब इन्फेक्शन बढ़ता है, यानी जब पौधा सीडलिंग स्टेज में होता, फिर आगे जब पौधा वृद्धि करता जाता है तो वो मैच्योरिटी के साथ साथ ही कवक ऊपर की ओर बढ़ करके फिर जो निचली पोरियां होती हैं और गांठें होती हैं उनको संक्रमित कर देता है, अर्थात इन्हीं में ये फैला हुआ दिखाई देता है, जिससे इनका व्रंत शिखर टूट जाता है। और देखोगे तो जो स्टेम है उसकी बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे काले बिंदु या चित्तियों के रूप में स्क्लेरोसियम दिखाई देते हैं। यहाँ इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पर काले काले जो स्क्लेरोसियम है यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर इधर एक फिगर आपका दिया गया, अगर इसमें देखो तो स्पष्ट ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं वो इसके स्क्लेरोसियम होते हैं फंगस के। और इस कंडीशन में इसमें जो वेस्कुलर बंडल है या जो संवहन पूल है ये भी भूरा काला अथवा फिर काला दिखाई देने लगता है। इस वाले फिगर में देखो तो ये भी यहाँ पर पूर्णतया फिर जो इसके वेस्कुलर बंडल हैं वो भी भूरे काले या फिर काले रंग में दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण चारकोल रॉट में दिखाई देते हैं। अब इसके बाद इसकी इटियोलॉजी या रोग हेतु विज्ञान की बात करें तो इसका जो पैथोजन है या जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोफोमिना फैसियोलिना है। अब इस जो पैथोजन है माइक्रोफोमिना फैसियोलिना, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम माइकोटा होगा, लगभग सभी फंजाई में है जितने भी आप डिजीज़ पढ़ेंगे फंजाई से लगने वाले। डिवीज़न यू माइकोटा, ये दोनों सभी में सेम रहेगा। फिर उसके बाद सब डिवीज़न ये टिटोरोमाइकोटिना का फंगस है। क्लास इसकी सीलोमाइसिटीज है। ऑर्डर इसका स्फेरोप्सिडेल्स है और फैमिली इसकी स्फेरोप्सिडेसी है। जीनस इसका माइक्रोफोमिना है और स्पीशीज इसकी फैसियोलिना है। अब इसके बाद इस कवक या जो पैथोजन है इसका माइसीलियम या कवक जाल कैसा होता है ये देखते हैं। इसका जो कवक जाल होता है ये या तो जो प्लांट हैं उनके पृष्ठीय सतह पर वृद्धि करेगा या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं उसी के बीच में पाया जाता है, वहाँ पर वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। और
ये कचाफ यानी ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है हाइफा में से, या फिर हल्का भूरा भी दिखाई दे सकता है। और ये ब्रांच होगा, अर्थात इसमें शाखाएं इस प्रकार से हाइफा होगा और इसमें सेप्टेट पट भी पाए जाएंगे और ये शाखित यानी ब्रांच भी होगा। और एक पट से दूसरे पट के बीच की दूरी लगभग 13 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, यानी एक पट यहाँ पर है तो दूसरा 13 से 15 माइक्रोमीटर के बाद ही दूसरा सेप्टा प्रेजेंट होता है। और ये वृक्ष सदृश दिखाई देते हैं, इनमें जो ये वृक्ष के जैसे दिखाई देते हैं। और इनकी माप अगर देखेंगे तो कवक तंत्र की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 से 6 म्यूमाइक्रान की होती है, अर्थात ये जो हाइफा है इसकी चौड़ाई, यहाँ पर हाइफा का फिगर दिया गया है, इसकी आप अगर चौड़ाई देखते हैं तो ये 3 से लेकर के 3.5 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर की होती है। अब इसके बाद इसके स्क्लेरोसियम देख लेते हैं। जब कवक जाल यही आपस में काफ़ी कंपैक्ट हो करके ये कवक जाल आपस में इस प्रकार से काफ़ी कंपैक्ट हो जाता, सघन हो जाता है बुना हुआ, तो उसको हम स्क्लेरोसियम कहते हैं। जो इसका स्क्लेरोसियम होता है वो गहरे काले रंग का, चिकने, कठोर, गोल से दीर्घायत, यानी ये गोलाकार भी हो सकता है। इसका स्क्लेरोसियम का यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये फिगर आप देख सकते हैं। ये गोलाकार भी हो सकता है या फिर हल्का दीर्घाकार देखने को मिल सकता है, या अनियमित आकृति के होते हैं कि काले काले यहाँ पर इसके स्क्लेरोसियम स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे फिगर में आपको। और इनका जो व्यास होता है वो 100 से लगभग 100 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 mm यानी मिलीमीटर तक भी हो सकता है। लेकिन अगर संवर्धन माध्यम या फिर कल्चर मीडियम की बात करें तो वहाँ पर इनका जो स्क्लेरोसियम है 50 से 300 माइक्रोमीटर का बनता है। अब इसके बाद इसकी पिक्नीडियम देख लेते हैं। इनकी जो पिक्नीडियम होती हैं वो गहरे भूरे रंग की, कम या अधिक गोलाकार, अकेले या फिर समूह में भी बनती हैं, झिल्ली में होती हैं और ये आयु के साथ साथ ये भी काली होती चली जाती हैं। और इनका व्यास 100 से 200 माइक्रोमीटर होता है। इनकी जो पिक्नीडियम है ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती हैं। इन्हीं के अंदर इसमें जो कुनेडियोफोर हैं और कुनेडिया हैं, इन्हीं के अंदर ही बनते हैं। तो यहाँ पर पिक्नीडियम के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, दोनों पिक्नीडियम के हैं। तो इनकी पिक्नीडिया हमने पहले बताया कि ये लगभग गोलाकार होती हैं और एक ऊपर एक छिद्र से खुलती हैं, छोटा सा छिद्र होता है उसके माध्यम से ये खुलती हैं। अब इसके बाद इसी पिक्नीडियम के अंदर कुनेडियोफोर बनते हैं और पिक्नीडियम की जो भीतरी भित्ति होती है वहीं से फिर बेलनाकार, इसी के अंदर बेलनाकार कचाफ यानी हायालाइन, और माप में वो 5 से 13 म्यूमाइक्रान लंबे होते हैं और 4 से 6 माइक्रोमीटर ये चौड़े यहाँ पर कुनेडियोफोर उत्पन्न होते हैं इसी पिक्नीडिया के अंदर। ये पिक्नीडिया क्या है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसके बाद जो कुनेडियोफोर हैं इन्हीं के ऊपर ही कुनेडियम जो सिरे होते हैं उन्हीं के ऊपर ही इसमें कुनेडियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कुनेडियम होती हैं ये एक कोशिक होती हैं यानी यूनिसेलुलर होती हैं, और ये भी कचाफ यानी ट्रांसपेरेंट या हायालाइन होती हैं। और ये दीर्घ वृत्तज, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये कुनेडिया के हैं। ये दीर्घ वृत्तज एवं माप में 14 से 30 म्यूमाइक्रान ये लंबी होती हैं, यानी इनकी जो लंबाई होती है 14 से 30 माइक्रोमीटर होती है और 5 से 10 माइक्रोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। इस प्रकार के इनके कुनेडियम बनते हैं। अब इसके बाद इसकी डिजीज साइकिल या रोग चक्र देख लेते हैं। इसमें जो मृदा में इसमें जो अधिकतर क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं इनके स्क्लेरोसियम मृदा में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, या फिर जो
होस्ट टिश्यूज़ होते हैं, यानी जिस पर ये डिजीज़ काज करता है आपका मेज प्लांट है, उनके ऊतकों के अंदर ही ये उत्तरजीवित बने रहते हैं। यानी जो फसल अवशेष है अगर मृदा में पड़ी है तो उन्हीं के अंदर ही ये पाए जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये लगभग इनके स्क्लेरोसियम मृदा में लगभग 15 वर्षों तक ऐसे ही जीवित बने रहते हैं। यही जो मृदा में पड़े हुए स्क्लेरोसियम हैं, यही फिर आगे चल करके इनका प्राथमिक जो निवेश द्रव्य यानी प्राइमरी इनोकुलम है उसका कार्य करते हैं। यानी यही इनोकुलम के रूप में मृदा में पड़े होते हैं और फिर इनका जर्मिनेशन होता है। लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में इनका जर्मिनेशन होता है और ये फिर इनके जर्म ट्यूब प्लांट के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और फिर वहाँ पर एप्रोसोरियम बना करके प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करके एंट्री कर करके फिर ये इसके रूट्स को प्रभावित कर देती हैं और रूट के माध्यम से ये फिर आगे की तरफ बढ़ करके पौधे को संक्रमित करते हैं, जिससे पौधा आपका मैच्योर होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर इसके जो स्क्लेरोसियम हैं और वो सब स्वतंत्र रूप से मृदा में फिर गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर से जब अगली फसल आप फिर से बोते हैं तो वो फिर से उस फसल में संक्रमण कर देते हैं। अब इसके बाद है डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध। इसका आप डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप खेत की प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट करें, अर्थात सिंचाई की उचित व्यवस्था करें और वहाँ पर जल निकास की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास अच्छा रहेगा तो ये डिजीज़ का प्रकोप वहाँ पर नहीं हो पाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, टाइमली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी जब आपका पौधा मैच्योर हो जाए तो उसके बाद उसकी तुरंत आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी है। ज़्यादा समय तक आपको खेत में इसको जो फसल है उसको पकने के बाद नहीं रखना है। इसके अलावा आप रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपकी गंगा 5 है, गंगा 101 है, अंबर है, जवाहर है, CM 103, CM 104, CM 107, CM 111, CM 112, CM 202, CM 300 और CM 600, इन सभी वैरायटी को आप उगा सकते हैं। ये 4 कोल्ड डिजीज़ से रेसिस्टेंट वैरायटी हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।